1/3. Articles 12 to 35. And directive principles are formed in which part? Part 4. From articles 36 to 51. Fundamental rights were borrowed from American Constitution. Directive principles were borrowed from Irish Constitution. Ireland themselves borrowed from Spanish Constitution. तो जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, हम डायरेक्टली कहते हैं these are the necessary conditions for the personality development of the individual. एक इंसान के लिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स ताकि वो स्पीक कर सके इनजस्टिस की, इनइक्वालिटी की। और जहाँ तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, ये जरूरी होते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। Now the difference between the two, forming third and part 4 of the Indian Constitution, two important chapters जिनको ये भी कहा गया है these are the soul of the Constitution as well as these are forming the main philosophy of the Constitution. Main philosophy of the Constitution. तो जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, इनमें से एक राइट को ये कहा गया है it is heart and soul of Constitution as Article 32. इसके साथ-साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको कहा गया इंस्ट्रक्शंस। ये किसने कहा इनको? डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट्स यहाँ पे गवर्नर जनरल्स को दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह ये इंस्ट्रक्शंस के गवर्नमेंट्स को है। दैट इज व्हाई इनका नाम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, बट दैट इज हैविंग रिजेम्बलेंस विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट्स की जितनी भी कैटेगरीज है सारे नेगेटिव नहीं है, लेकिन राइट्स एक इंसान को इसलिए होते हैं ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ बोल सके, ताकि वो इनइक्वालिटी जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको टॉलरेट ना करे, बोल पड़े। और जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है वो पॉजिटिव होती है। सो जब हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, दैट मींस आप स्टेट्स को ये जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पावर्स पे आप लिमिटेशन लगाते हैं। when we are talking about the nature of the Constitution, why Constitution is important and necessary, हमने वहाँ पर एक पॉइंट ये पढ़ा था, it puts limitations and restrictions on the powers of the authority of the government. So that is वो limitations किससे लगती है? वो लगती है right से। Article 19 6 categories, 6 freedoms, 4 protections वहाँ पे, वो सारी की सारी जो है वो negative, क्या है? Negative। So that is you are prohibiting the state authorities there to do certain actions, to do certain things. आप states को वहाँ पे रोकते हैं। So जब आप negative rights की बात करते हैं, वहाँ पे state जो है अपने absolute power इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। That is why fundamental rights का जो nature है that is negative, क्योंकि state authorities को prohibit करती हैं from doing certain actions or things. But when we are talking about the directive principles of state policy, इनको कहते हैं ये positive, क्योंकि स्टेट उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुली इंप्लीमेंट करे या ना करे, मकसद अगर एक भी प्रिंसिपल को वो इंप्लीमेंट करे, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल या इन जनरल टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दैट्स व्हाई हम उनको कहते हैं ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स जो है वो कुछ ना कुछ करते हैं, वेदर वो जॉब किस कैटेगरी के हो, क्या हो, स्टेट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर पॉजिटिव वे में करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स में हम यहाँ पर कहते हैं these are promoting the political democracy, these are promoting, यहाँ पर जो आपको 6 फ्रीडम्स मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको आर्टिकल 21 और 21A में भी राइट्स मिलते हैं, आपको प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 और 22 में भी मिलते हैं। उससे हम यहाँ पर ये कहते हैं इससे जो आपकी जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो मेंटेन रहती है। जब आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, दैट इज इन आर्टिकल 14, जब आप इवन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से भी प्रमोट होती है, जब आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं और सबको बराबर के मौके देते हैं जहां तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है। और जब आप अबॉलिश करते हैं, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सारी चीजें आप करते हैं, या जब आप सेक्युलरिज्म, सेक्युलर फैब्रिक ऑफ कंट्री जो आप मेंटेन कर रहे हो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, या आप माइनॉरिटीज की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, और उसके साथ साथ अगर ये राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं, आपको जो कोर्ट है वो इशू करता है रिट्स, 5 रिट्स प्रेरोगेटिव जो रिट्स है वो आपको आर्टिकल 32 की तहत मिलती है। दैट्स व्हाई आर्टिकल 32 इज नोन एज Article 1 Constitution. That is why ये जो fundamental rights है, they are promoting the political democracy. लेकिन जो directive principles of state policy है, they are promoting social economic democracy. क्योंकि वहाँ पर आप society को strong कर रहे हो, आप वहाँ पे जो है economic democracy को promote कर रहे हो, जिसमें equal pay for equal work की बात आ रही है, जिसमें better health conditions की बात आ रही है, जिसमें nutrition अच्छी होनी चाहिए, जिसमें living standard जो है वो raise होना चाहिए, ये सारी चीजें वहाँ पे होती है, जिसमें age old जो
पर्संस होते हैं उनको आप असिस्टेंस दे रहे हो, या जहां पर आप मेंटेन करें प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रीन रोड्स, दैट इज एनवायरनमेंट, दैट इज एनवायरनमेंट। या जो एंशिएंट कल्चर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी आप प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनाते हैं, या वहां पर आपको जो है राइट टू बर्थ, टू एजुकेशन, ये वो पॉइंट है जो अमेंडमेंट 86 से ऐड हुआ 2002, लेकिन ये कितनी जगह पर ऐड हुआ? 3 जगहों पर ये ऐड हुआ, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी, अ सिंगल पॉइंट थ्रू अ सिंगल अमेंडमेंट ऑफ 2002 86, दैट इज राइट टू एजुकेशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन। तो तीनों जगहों पर ऐड हुआ है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है ऑल राउंड जो वेलफेयर प्रमोट करना है, जहां पर उस वेलफेयरिज्म से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में रहती है। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक इंसान की पर्सनालिटी प्रमोट हो जाए, वो इनजस्टिस फेस ना करे, उसका जो माइंडसेट है वो क्रिएटिव रहे, वहां पर आप जो दैट्स व्हाई दीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, वो पॉलिसीज या डायरेक्शंस होती है या रिकमेंडेशंस होती है जिनसे आप वो एक्टिविटीज करते हैं जिनसे लोगों का जो है वो वेलफेयर प्रमोट होता है, जिनसे लोगों का जो है वेलफेयर प्रमोट होता है। उसके साथ साथ जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आप कोर्ट के थ्रू को एनफोर्सेबल बनाते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको कहते हैं these are justiciable as well as enforceable therefore, but this is not the case as far as directive principles are concerned. States are not bound to follow all absolute directive principles, that's why directive principles को implement या directive principles को enforce करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, they are non justiciable, they are not enforceable through courts। और जहां तक लेजिस्लेशन की बात है, लेजिस्लेशन की आपको जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आप ये चीज कर रहे हो, आप इस कैटेगरी को ये जो है ये फैसिलिटी दे रहे हो, उसके लिए आप असेंबली में लेजिस्लेचर में जो है बिल ला रहे हो, लेजिस्लेशन कर रहे हो। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए आप लेजिस्लेशन कर रहे हो, बट देयर इज नो नीड ऑफ लेजिस्लेशन जहां तक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है, एज दीज आर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स।